मुझसे निकाह करे ना करे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। काका साहब, आप मेरी जमीन अगर इसको दे देंगे तो मैं फसल कैसे खाऊंगी? और तू फसल उठाते रहा, लेकिन कम से कम अपना को वारिस तो बना के जावा ना। और फसल अब वारिस मेरा ही है। काश तुम फहाद होते, मैं तुम्हें मार के अपने बाप के सामने खड़ा कर देती। पछता रही है मुझे जिंदा बचा कर। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो शेर की एपिसोड 27 बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को, इस रिव्यू को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। थैंक यू। ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस पहले सीन जो शुरू होता है उसमें हम देखते हैं कि फ़जर के वालिद फ़जर की चीज़ों को एक बॉक्स में डाल रहे होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि इतने में उसका भाई कमरे में एंटर होता है और वो देखता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उनसे पूछता है कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मर जाते हैं ना उनकी चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो इस वजह से मैं फ़जर की सारी चीज़ें बाहर घर से निकाल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे लिए मर चुकी है। लेकिन उसका भाई कहता है कि भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो हमारे लिए मरी नहीं है, वो हमारी बेटी है, वो आप उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो कहता है कि तुम ऐसी बातें ना करो, वो मेरे लिए मर चुकी है और मैं उसके लिए मर चुका हूँ और कोई भी घर में उसकी बात नहीं करेगा। लेकिन वो कहता है कि आप उसको माफ़ क्यों नहीं कर देते हैं? आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तो मलिक शुजात को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम भी अब क्या अपनी बीवी की बातें बोल रहे हो? क्या तुम भी अपनी बीवी समरा की ज़ुबान बोल रहे हो? तो वो कहता है कि नहीं भाई, मैं उनकी ज़ुबान नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए है। और मुझे तो लग रहा है, अगर आपको ऐसे लग रहा है ना कि मैं समरा की बात कर रहा हूँ या उसकी ज़ुबान बोल रहा हूँ, तो फिर मुझे तो ये लग रहा है कि आप भी ताज बीबी की ज़ुबान बोल रहे हैं। आपके दिल में भी उसने बहुत ज़्यादा नफ़रत भर दी है। आपके दिल पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन ताज बीबी की नफ़रत ने सिर्फ़ और सिर्फ फ़साद फैलाया है और वो बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। लेकिन आप हैं कि उसको और हवा दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा साबर है कि उसने आपकी किसी बात पे कुछ नहीं कहा। वो आपके प्यार के लिए आपसे कोई बात नहीं शेयर कर पाई, लेकिन आप उससे क्या चाहते थे? वो एक डॉक्टर थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी जैसा आप उससे चाहते थे। लेकिन आप को खुद बाप होकर सोचना चाहिए है क्या आपने उसके साथ सही किया है? क्या उस घर में आपको दोबारा से उसको भेजना चाहिए था जहाँ पे बदर ज़मान के बेटे के जैसे गुंडे रहते हैं? क्या करेगी वो वहाँ पर? किसको पुकारेगी अगर उसको मदद की ज़रूरत होगी? तो वो कहता है कि जिसको भी पुकारे, मेरी बला से मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, मेरे सामने उसकी कोई बात ना करो। फिर उसके बाद उसका भाई उसके सामने हाथ जोड़ता है कि भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ फ़जर को माफ़ कर दें आप। लेकिन वो कहता है कि तुम इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। मैं उसके लिए मर चुका हूँ और वो मेरे लिए मर चुकी है, उसका कोई ज़िक्र नहीं करेगा। और वो आग माचिस की तीली से आग जलाता है और वो फ़जर की तमाम चीज़ों को आग लगा देता है। इसके बाद दूसरा सीन शुरू होता है कि दूसरे सीन में शेर की वालदा राजदार से कह रही है कि अब तो डिजिटल दौर है, तो तुम ऐसा करो कि तमाम ख़ानदान वालों को मैसेज कर दो ताकि वो शाम के फंक्शन में इनवाइट हैं कि वो आ सकें। तो इतने में बदर ज़मान दाखिल होता है और वो आकर कहता है कि भाभी जी किस चीज़ की तैयारियां हो रही हैं, क्या कर रही हैं आप? तो वो कहती हैं कि निकाह है। तो वो पूछता है कि किसका निकाह है? तो शेर की वालदा बताती हैं कि मेरे बेटे शेर का निकाह है। तो वो पूछता है कि किसके साथ निकाह है आपके बेटे शेर का? तो वो बताती हैं कि फ़जर के साथ, मतलब शुजात की बेटी फ़जर के साथ। तो है कि क्या हमारे दुश्मन की बेटी के साथ निकाह है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? तो वो कहती हैं क्यों, मैं ऐसी बातें क्यों नहीं कर सकती हूँ? तो पीछे से शेर आता है और शेर कहता है कि दुश्मन की बेटी है तो कोई बात नहीं, हम तो दुश्मनों को वैसे भी गले ही लगाते हैं। तो वो पूछता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात करने का? तो वो बताता है कि मैं सही बात कर रहा हूँ।
तो वो बात करता है कि आप भाभी इसको समझाती क्यों नहीं है, आप ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर अपनी वालदा को लेकर बैठता है और उसकी माँ कहती है कि मैं अपने बेटे को क्यों समझाऊँ, वो मेरा बेटा अक्लमंद है, बाशाऊर है, वो खुद अपने फ़ैसले कर सकता है। तो वो कहता है मुझे तो लगता है कि ये पागल हो गया है, इसको दोबारा से पागल खाने भेजना पड़ेगा। तो वो कहता है कि ये आपका वहम होगा कि मैं अब पागल हूँगा। और वो कहता है कि मुझे पागल करने वालों ने मेरे बारे में बहुत बुरा सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और उनकी तमाम प्लानिंग्स पर पानी फिर गया है। तो इसके बाद वो कहता है कि भाभी आप इसको समझाती क्यों नहीं है। वो कहती हैं कि मैं क्यों समझाऊँ, मेरा बेटा है, इस घर का मालिक है और वो सारी चीज़ों का वारिस है, जो वो फ़ैसला करेगा मैं उसके साथ हूँ। इसके बाद वो अपने बेटे से पूछती है बेटा क्या तुम खुश हो। तो वो कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और इसके बाद वो अपने बेटे के गले लग जाती है। फिर इसके बाद सीन शुरू होता है कि आगा खान के घर का। आगा खान बहुत ज़्यादा परेशान है। वो सोचता है कि किस तरह से शेर ने उसको कागजात ज़मीन के लाकर दिए थे लेकिन उन्होंने नहीं लिए। फिर उसके बाद वो सोचता है कि किस तरह से वो माफ़ी मांगने के लिए आया था, लेकिन उसे ख्याल आता है कि वो सब चीज़ें उन्होंने नहीं की हैं। तो फिर उसके बाद उसको अपने दोस्त के बारे में भी ख्याल आता है। दूसरा सीन शुरू होता है कि समरा बैठी हुई है और वो अपने हस्बैंड को आवाज़ देती है कि आकर चाय पी लें। वो आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी बात हुई है। समरा बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र है। तो समरा बताती है मुझे खुद बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर समरा कहती है कि क्या आपने शुजात भाई से बात की है, लेकिन वो बताता है कि हाँ मैंने बात की है, लेकिन उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा नफ़रत है। वो नफ़रत सिर्फ़ और सिर्फ ताज बीबी की बनाई हुई है और वो नफ़रत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। और फिर वो बताती है कि हाँ मेरी बात हुई थी आज, और वो उनको बताती है कि उनका निकाह है आज। तो वो इस बात के लिए हैरान होता है और वो कहती है कि ये आप इस बात में हैरान क्यों हो रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस वैसे ही हैरान हो रहा था इस बात के लिए कि कल निकाह है और हम लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेर के घर का सीन शुरू होता है कि उनकी नौकरानी चाय लेकर आती है और इसके बाद वो चाय रख कर जाती है, लेकिन वो पीछे खड़ी होकर बातें सुनती रहती है। फिर वो नसीम और उसकी बहन का शौहर दोनों बात करते हैं कि क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती थी कि हम लोगों के बगैर वहाँ पर जाते हुए हमारे दुश्मनों के घर गई हो। तुम्हारा भाई जो है ना वो बिल्कुल पागल है, पागल। मुझे तो लग रहा है कि मुझे दोबारा से फ़ोन करके उसको पागल खाने भेजना पड़ेगा, वरना उसने वैसे सेट नहीं होना है। फिर उसके बाद वो देखता है कि उसकी बीवी बड़ी इतरा रही है और वो ऐसे बैठी हुई है गरूर के साथ। तो वो कहता है कि तुम्हारा गरूर ये किस बात का है, अगर मैं तुम्हें यहाँ बैठे बैठे तलाक दे दूँ ना फिर तुम्हें पता चलेगा। तो वो कहती है कि हाँ 2 तलाक दे क्यों नहीं रहे हो तुम तलाक। उसके बाद उसका छोटा भाई कहता है हाँ इन लोगों को ये नहीं ना पता है कि ससुराल कैसा होता है, इनको अगर पता चल जाए ना ससुराल और शौहर कैसे होते हैं तो फिर इनको पता चलेगा, इनकी अकल ठिकाने आएगी। तो इसके बाद नसीम की बहन कहती है कि हाँ अकल ठिकाने तो आएगी, हमारी क्या तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी, क्योंकि तुम लोगों के पास हमारे दिया हुआ ही सब कुछ है, हमारे बाप का ही है ये सब कुछ जहाँ पर तुम लोग ऐश कर रहे हो। अगर ऐसी ही बात थी तो तुम लोगों को तुम दो मुझे तलाक, तुम जाओ तुम अपने घर यहाँ से, तो फिर मैं देखती हूँ कि तुम कितने पानी में हो। तो फिर उसके बाद वो बैठकर इस तरह से उनके दरमियान में बहस जारी रहती है। तो फिर वो उनको कहती है कि हाँ तुम लोगों को एक बात बता दूँ, हमारा भाई शेर भाई हम लोगों का इकलौता भाई है और वो बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने हमें वापस दिया है और उसके बारे में हम कोई बात नहीं सुनेंगे, समझ लग गई है ना तुम्हें। और अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है ना तलाक देने का तो 2 तलाक मुझे, तो मैं देख लेती हूँ तुम्हें। तो फिर उसके बाद वो कहती है कि हाँ अगर तुम मुझे तलाक दोगे ना तो तुम भी कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ से जाऊँगी मैं नहीं, तुम जाओगे यहाँ से, और तुम इस करतूत के मालिक नहीं हो कि तुम यहाँ से चले जाओगे, क्योंकि तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ये हमारे बाप का ही दिया हुआ सब कुछ है। तो इसके बाद उसका छोटा भाई कहता है हाँ तुम लोगों का दिया हुआ सब कुछ है, अगर तुम लोगों को ना सहारा बनते ना तुम लोगों को फिर पता चलता। तो वो कहती है कि हाँ हम लोगों का ही सब कुछ है और तुम लोग यहाँ के कुछ नहीं रखते हो। फिर उनके दरमियान में ऐसे ही बहस जारी रहती है और वो कहती है कि तुम लोग अगर घर ढूंढना ही हुआ ना तो तुम लोग ढूंढ लो घर, और मेरी बात सुनो ध्यान से कि घर ऐसा ढूंढना जो बहुत बड़ा हो, क्योंकि हमें छोटे से घर में रहने की आदत नहीं है। और इसके बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तो नईमा आती है और वो बैठकर बातें करती हैं दोनों। वो बताती है कि तुमने पहले मेरे साथ, उनको फ़ोन आता है और वो बताती हैं कि हाँ हमारी सुलह हो गई है और हम लोग रिश्ता कर रहे हैं आपस में। तो फिर वो आकर बोलती है कि शेर की वालदा से कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझे पराई ही बना दिया ना, इस वजह से नहीं बताया। लेकिन वो कहती है कि नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं आपको खुद बताना चाहती थी लेकिन मुझे शेर ने मना कर दिया, तो वो खुद आपको बताना चाहता था। तो इस वजह से वो कहती है कि हाँ मुझे शेर ने सब बता दिया, इसी वजह से मैं मानी हूँ, वरना मैं मान
मानना ही नहीं था मैंने भी। तो इसके बाद वो बातें करती हैं आपस में। तो वो कहती है कि आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे, मुझसे तो बात करती हैं आप, लेकिन वो कहती हैं कि शेर हमारा इकलौता बेटा है तो उसकी खातिर तो जाना ही पड़ना था ना, तो आपने ही अपने इकलौते बेटे का सेहरा बांधना है। तो फिर वो उसके बाद उन दोनों में बातचीत होती रहती है। फिर उसके बाद वो बताती है कि ये देखो, तो ये मैंने सूट लिया है, तो यही सूट जो पहले मैंने शेर की शादी के लिए बनाया था कि वही है। तो नईमा कहती है कि नहीं, ये सूट अब उसकी शादी के लिए नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये उसकी शादी के लिए कोई भी हल्का सा कोई सूट तुम बना लो, लेकिन ये सूट उसके नाम का नहीं होगा, उसके नाम का ही सूट उसके लिए बनाया जाएगा। इसके बाद वो कहती है फिर इतना थोड़ा सा टाइम है उसके लिए, फिर आप नहीं मम्मा अभी ऐसे करें कि आप मुझे इस चीज़ में हेल्प कर दें और आप ख़ुद ही शेर की दुल्हन का सूट सेलेक्ट कर लें। फिर वो कहती हैं कि ठीक है मैं कर दूँगी। तो इसके बाद वो कहती हैं कि मैंने ज्वेलर को भी फ़ोन करना था, मुझे तो याद ही भूल गया है। तो वो ज्वेलर को फ़ोन करने लगती है। फिर उसके बाद दूसरा सीन शुरू होता है कि फजर के घर में कुछ तो मुअज़्ज़ज़ आदमी आकर बैठे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मलक शुजात और आगा खान और सभी घर के फ़र्द मौजूद हैं और वो बात करते हैं कि आप लोगों ने सुलह कर ली है, तो हमें बताया नहीं है, आपकी बेटी की शादी है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, हमने सुलह नहीं की है, हमने अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए मर चुकी है। लेकिन आगा खान कहता है कि हाँ, हमने अगर सुलह करनी होती तो हम सबको बता कर करते, हमने कोई सुलह नहीं की है, ना ही हमारी उनसे कोई बातचीत है। तो फिर उसके बाद वो पूछते हैं कि फिर तुम लोगों की बेटी का निकाह कैसे है सुबह को। तो वो कहता है कि अगर तुम लोग निकाह पे गए ना तो कल मेरी तरफ भी आ जाना, मैंने कुलखानी रखी है, तो मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, अब वो मेरे लिए ज़िंदा नहीं रही है। तो वो बड़े हैरान होते हैं और इसके बाद उनके दरमियान में बातचीत होती है और वो कहता है कि मुझे अब मेरे से कोई भी बात उनके बारे में ना करें और ना ही मैं उसके बारे में कोई भी बात करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद साइका बहुत ज़्यादा रोती है और वो कहती है कि शुजात ऐसे तो ना कहो, मेरी बेटी है, वो मेरी बेटी है, वो आप ऐसे कैसे कह सकते हो। लेकिन वो कहता है कि साइका, अगर तुम अपनी बेटी के बारे में ही सोचोगी ना तो तुम फिर उसके साथ चली जाओ, वरना तुम्हें मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो फिर मेरे साथ उसकी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ लग गई है तुम्हें। इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है और साइका भी खामोश होकर बैठी रहती है। फिर वो ताज बीबी कहती है कि बिल्कुल शुजात भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी नाक कटवा कर उसको सब्र नहीं आया जो तुम अब इस तरह की बातें करने लग गई हो। तो इसके बाद मलक शुजात को फ़ोन आता है सारा का, फजर की बहन सारा का, और वो पूछती है कि आपकी सुलह होगी, मेरा तो इंतज़ार कर लेते, मेरा इंतज़ार नहीं किया और मेरे इंतज़ार के बगैर ही आपने सुलह कर ली है। लेकिन वो कहता है कि फजर मर गई है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ है मुझे बताएं। लेकिन साइका दरमियान में रोने लगती है और कहती है कि ऐसे तो ना कहें। फिर वो इतना गुस्से से शुजात लगता है और कहता है कि तुम खामोश रहो, तुम्हें पता नहीं है मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ और दरमियान में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। उनके दरमियान में फिर बातचीत होती है और फिर हम देखते हैं कि साइका वहाँ से चली जाती है और आगा खान उनको बताता है कि अगर आप लोग शादी पे जाएं तो कल हमारी तरफ कुलखानी पे आ जाना, क्योंकि फजर की कुलखानी है। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखते हैं। तो मलक शुजात का छोटा भाई भी परेशान हो जाता है उनकी ये बातें सुनकर। फिर हम देखते हैं कि शेर फजर के पास ही बैठा हुआ है। फजर अभी होश में नहीं है, ये उससे होश आती है तो फजर उठती है और वो कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो शेर बताता है कि तुम मेरे घर पे हो। तो वो पूछती है कि मैं आपके घर पे क्यों हूँ। तो वो बताता है कि फिर और कहाँ पे होना चाहिए था आपको। तो वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वो उसे जूस देता है लेकिन वो नहीं पीती है। फिर वो ज़बरदस्ती उसको कहता है कि आप जूस पी लें, क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में था तो आप भी मुझे ऐसे ही पता नहीं क्या क्या चीज़ें पिलाती थी, ये लें पकड़े जूस पिएँ। फिर इसके बाद वो जूस पकड़ती है और पी लेती है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर आप इतनी ही वफ़ादार बीवी बनेगी तो फिर मैं तो आपका ग़ुलाम बनकर रह जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि शेर की वालदा और एक नौकरानी कुछ सामान लेकर आती हैं उसके निकाह के लिए। तो उसकी वालदा बताती हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे निकाह के लिए कितना प्यारा ये जोड़ा है। तो फजर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है किसका निकाह है, कौन निकाह कर रहा है। तो उसकी वालदा बताती है तुम्हारा और शेर का निकाह। वो हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं निकाह नहीं कर सकती हूँ। तो उसके बाद शेर कहता है कि तो फिर तुम क्या करना चाहती हो। तो वो इसके बाद कहती है कि मैं निकाह नहीं कर सकती हूँ, चाहे आपको कुछ भी हो, लेकिन मैं निकाह नहीं कर सकती हूँ। मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी। इसके बाद शेर अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी आप यहाँ से जाएँ, मैं अकेले में इससे बात करना चाहता हूँ। जब वो चली जाती हैं तो फिर इसके बाद शेर पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। वो कहती है कि
अगर आपको आपके दिल के मुताबिक मेरा दिल न लगे ना, तो फिर समझ लेना कि मुझे आपसे मोहब्बत है। लेकिन मैं अपने पापा का भी एहतराम करती हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं पहली दफ़ा भाग गई थी और दूसरी दफ़ा भी मैं अपनी मर्ज़ी से भाग कर शादी कर लूँ। तो शेर कहता है कि तुम भागी नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पापा ने घर से निकाला है। लेकिन वो कहती है कि एक लड़की के लिए उसका पहला प्यार उसका बाप ही होता है। तो इस वजह से मैं अपने बाप के बगैर, अपनी माँ बाप के बगैर मैं शादी नहीं कर सकती। मैं इतना बड़ा फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का कैसे ले सकती हूँ कि मैं उनके बगैर ही निकाह कर लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद वो कहती है कि तुम शेर जो भी सोचो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन शेर कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, मुझे तुम फिर से ऐसे ही छोड़ के जा रही हो। मुझे पहले मोहब्बत का भी ऐसे ही गम हुआ था और अब तुम भी मेरे साथ ऐसे कर रही हो। इसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शेर अपनी आंखों में से आंसू साफ़ करता है और फिर उससे पूछता है कि क्या अब तुम मुझे मेरी बात का तुमने अभी भी जवाब नहीं दिया है, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो वो कहती है मुझे मोहब्बत है, लेकिन मैं अपने बाप के बारे में सोच रही हूँ। वो कहता है कि उन्होंने तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं जाऊँगी, वहाँ पर जाऊँगी, मैं अपने बाप से माफ़ी मांगूंगी तो मुझे माफ़ कर देंगे। मेरी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन शेर कहता है कि मैं तुम्हें अकेली नहीं जाने दूँगा। लेकिन वो फिर भी कहती है कि नहीं शेर, तुम मेरे साथ नहीं आओगे। अगर तुम मेरे साथ गए तो मेरे वालिद को और ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। तो इस वजह से वो वहाँ से अकेली उठकर चली जाती है। फिर शेर को उसके वालिद की तमाम बातें याद आती हैं, किस तरह उन्होंने कहा था कि इस तरह की लड़कियों की कीमत ही अदा करके उनको ले जाना चाहिए है। तो और भी बातें उसके जहन में आती हैं। तो ये थी मुकम्मल 27 एपिसोड का रिव्यू। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। फिर मिलेंगे एक नई कंप्लीट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।